साल 1946-47। सोचिए, एक ऐसा भारत जो 200 साल की गुलामी से आजाद हो रहा है, लेकिन साथ ही जिसकी जमीन विभाजन के दर्द और हिंसा से लहूलुहान थी। हवा में एक उम्मीद तो थी, पर भविष्य को लेकर एक गहरा डर भी था। बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के बीच इतिहास का शायद एक सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक संविधान, एक तरह से एक रूल बुक लिखना। और आज हम इसी सफर की गहराई में उतरेंगे, उन दस्तावेजों और बहसों को खंगालेंगे जिनसे भारत का संविधान बना। और ये सिर्फ कानून की एक किताब लिखने की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की बिखरी हुई उम्मीदों को आप कह सकते हैं एक सपने में पिरोने की कोशिश थी। चुनौती तो बहुत बड़ी रही होगी। बहुत बड़ी। एक ऐसे देश के लिए नियम बनाना जहां सैकड़ों भाषाएं थीं, अनगिनत धर्म और संस्कृतियां। लक्ष्य एक ऐसी आत्मा गढ़ना था जो इस सारी विविधता को एक राष्ट्र के धागे में बांध सके। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 1946। जी। जगह थी दिल्ली का काउंसिल हॉल। वही हॉल जहां कभी अंग्रेजी हुकूमत के फैसले गूंजते थे। और अब यहाँ भारत का भविष्य लिखा जाना था। उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कैसा रहा होगा वो नजारा? अद्भुत रहा होगा। आप सोचिए जरा, एक तरफ खादी के कुर्ते पहने स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरी तरफ वो वकीलों वाले काले कोट, हाँ, कहीं रंग बिरंगी पगड़ियां तो कहीं दक्षिण भारत की पारंपरिक वेशभूषा। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये उस दौर के सबसे तेज दिमाग वाले लोग थे। बिल्कुल। वकील, दार्शनिक, समाज सुधारक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे बड़े चेहरे तो थे ही, और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और ये काम कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। जी, लगभग 3 साल। और 11,000 से ज्यादा संशोधनों पर बहस हुई। ये तो सुनने में ही थका देने वाला लगता है। बिल्कुल। और यही बात इसे असाधारण बनाती है। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। नहीं लगा था। मतलब एक तरफ ये लोग देश बना रहे थे और दूसरी तरफ देश बट रहा था। यही तो, ये विरोधाभास कमाल का है। एक तरफ आप कमरे में बैठकर देश के भविष्य के ऊंचे आदर्शों पर बहस कर रहे हैं और बाहर सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इस माहौल में काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। विभाजन की वजह से तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी 389 से घटकर 299 रह गई थी। अच्छा, क्योंकि कई सदस्य पाकिस्तान चले गए। जी। लेकिन यहीं पर हमारे संस्थापक नेताओं की दूरदर्शिता दिखती है। वो जानते थे कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान ही दे सकता है। वो तूफान के बीच जहाज चलाने के साथ साथ जहाज बना भी रहे थे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। इसी माहौल में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये क्या था और इतना जरूरी क्यों माना जाता है? वो एक तरह से संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। विजन डॉक्यूमेंट। हाँ। नेहरू ने कहा कि आजाद भारत में सत्ता का स्रोत जनता होगी, हर नागरिक को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, और ये राष्ट्र, धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर होगा। और यही प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। बिल्कुल। इसने एक तरह से संविधान की आत्मा को पहले ही दिन परिभाषित कर दिया था। तो विजन तो तय हो गया, लेकिन इस विजन को एक प्रैक्टिकल कानूनी दस्तावेज में बदलना, वो तो और भी बड़ा चैलेंज रहा होगा। असल चुनौती तो वही थी। इस विशाल काम को कागज पर उतारने की जिम्मेदारी किसे दी गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल था, और इसका जो जवाब मिला वो अपने आप में एक क्रांति थी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति का अध्यक्ष एक ऐसे इंसान को बनाया गया जिसने समाज की सबसे गहरी पीड़ा और भेदभाव को सहा था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। बिल्कुल। ये इस बात का प्रतीक था कि नया भारत अपने सबसे कमजोर नागरिक को सबसे मजबूत बनाने का इरादा रखता है। ये एक संकल्प था कि भारत का संविधान वो व्यक्ति लिखेगा जो जानता है कि अन्याय क्या होता है। सही कहा। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस कमेटी में के.एम. मुंशी और अल्लाड़ी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे 6 और बेहतरीन कानूनी दिमाग थे। ये कमेटी संविधान का असली इंजन थी। मैंने सुना है कि इस कमेटी ने दुनिया भर के कई संविधानों का अध्ययन किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान बस एक कॉपी पेस्ट काम था? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अच्छा। हाँ, उन्होंने 50 से ज्यादा देशों के संविधान पढ़े, अमेरिका से नागरिकों के अधिकार लिए,
ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का आइडिया लिया, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए। तो फिर ये अलग कैसे हुआ? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था, भारत का संविधान भारत की धरती से ही जन्म लेगा। उन्होंने दुनिया भर से अच्छी बातें जरूर लीं, लेकिन ढांचा पूरी तरह से भारत की सामाजिक हकीकत और जरूरतों के हिसाब से बनाया। ये नकल नहीं थी। ये अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक नया मॉडल बनाना था। बिल्कुल, एक अनूठा मॉडल। ठीक है, तो 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश किया और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक बहसें। जी। यहाँ सबसे बड़े और मुश्किल सवाल क्या थे जिन पर सबसे ज्यादा टकराव हुआ? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े सवाल थे। पहला, सरकार का स्वरूप कैसा हो। मतलब क्या भारत को ब्रिटेन की तरह एक संसदीय प्रणाली अपनानी चाहिए जहां संसद सर्वोच्च हो, या फिर अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली जहां राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां हों? अच्छा। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल तो और भी संवेदनशील था, धर्म और राज्य का रिश्ता। हाँ, देश धर्म के नाम पर ही तो बटा था। वही तो सवाल था कि क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी सवाल, नागरिकों के अधिकार। हाँ, कुछ सदस्यों को डर था कि अगर नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए तो शायद देश में अराजकता फैल सकती है। उनका तर्क था कि देश को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए, न कि असीमित अधिकारों वाले नागरिक। तो इतने बड़े और अलग अलग विचारों के बीच कोई सहमति कैसे बनी? सरकार के स्वरूप पर क्या फैसला हुआ? यहाँ भारत ने अपना एक अनूठा मॉडल बनाया। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली, लेकिन उसे अमेरिका की तरह एक संघीय ढांचे में डाला, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा हो। बिल्कुल, ये न तो पूरी तरह ब्रिटिश मॉडल था, न ही अमेरिकी। ये हमारा अपना भारतीय मॉडल था। और धर्म के सवाल पर? वो तो बहुत ही विस्फोटक रहा होगा। उस पर डॉक्टर अंबेडकर का रुख चट्टान की तरह मजबूत और साफ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दृढ़ता से कहा कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य न किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी का विरोध करेगा। हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी होगी। और इसी विचार ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव रखी। और जब नागरिकों के अधिकारों की बात आई तो उस डर का क्या हुआ कि इससे अराजकता फैल जाएगी? इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत शक्तिशाली तर्क दिया। उन्होंने कहा, यदि नागरिकों को अधिकार नहीं तो लोकतंत्र सिर्फ एक छलावा है। वाह! उनका मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान, अवसर और सुरक्षा के साथ जीने का नाम है। और इसी सोच से मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट तैयार हुई। जी, जो आज हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। और इन्हीं अधिकारों में से एक है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसा क्यों? इसमें क्या खास है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 32 हर भारतीय नागरिक को ये असाधारण शक्ति देता है कि अगर सरकार या कोई भी संस्था उसके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल, ये अधिकार आम नागरिक को सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हर नागरिक को मिला है। अधिकारों के अलावा क्या सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में भी कुछ कहा गया? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए। ये क्या है? ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है। ये सरकार को निर्देश देते हैं कि उसे एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनना है। मतलब सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाना नहीं है? नहीं, बल्कि गरीबी मिटाना, सबको समान अवसर देना और समाज में न्याय लाना भी है। ये सिद्धांत भारत को सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का रास्ता दिखाते हैं। एक और मुद्दा जिस पर बहुत तीखी बहस हुई होगी, वो था आरक्षण। हाँ। कुछ नेताओं का मानना था कि आजाद भारत में किसी भी तरह का आरक्षण बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। ये एक बहुत ही मुश्किल और भावनात्मक बहस थी। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क निर्णायक साबित हुआ। क्या तर्क था उनका? उन्होंने कहा, यदि अवसर समान नहीं तो बराबरी सिर्फ एक शब्द है। बहुत गहरी बात है। उनका तर्क था कि आप 2 लोगों को एक ही दौड़ में नहीं दौड़ा सकते अगर उनमें से एक के पैरों में हजारों सालों से जंजीरें बंधी हों। पहले आपको उसकी जंजीरें खोलनी होंगी। हाँ, और उसे थोड़ा सहारा देना होगा ताकि वो बाकियों के बराबर आ सके। उनके तर्कों में इतनी तार्किक और नैतिक शक्ति थी कि पूरी सभा सहमत हो गई।
और इसी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जी। ये सब करने में डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने जो मेहनत की होगी उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर रोज 14 से 16 घंटे काम करते थे। 14 से 16 घंटे। सभा में यहां तक कह दिया था कि संविधान लिखने का लगभग पूरा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ गया था। लेकिन वो हर आलोचना का स्वागत करते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि हर बहस संविधान को और मजबूत बना रही है। और फिर आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949। हाँ, वो ऐतिहासिक दिन। संविधान सभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरे पर 3 साल की मेहनत की थकान थी, लेकिन आंखों में एक नए देश के जन्म की चमक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया जाता है और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में एक चेतावनी भी दी थी, है ना? हाँ, और वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, एक संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। मतलब लोकतंत्र सिर्फ एक किताब से नहीं चलता। नहीं, उसे चलाने के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत होती है। संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। मैंने सुना है कि असली कॉपी हाथ से लिखी गई है। ये सच है और ये बहुत खूबसूरत बात है। संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत इटैलिक अक्षरों में हाथ से लिखा है। वाह! और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने सुंदर चित्रों से सजाया है। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, एक कलाकृति भी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल। हाँ। अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हो गया था, तो हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसे 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक सम्मान की भावना थी। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। अच्छा, उस ऐतिहासिक दिन के संकल्प को सम्मान देने के लिए। सही है। उसी दिन को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। और उस सुबह 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। जी। इसका मतलब था कि अब देश का प्रमुख कोई राजा या वाइसरॉय नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये दुनिया के इतिहास में सत्ता का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे बड़ा हस्तांतरण था। ये 3 महान शक्तियों का नतीजा था, है ना? आप कह सकते हैं, गांधी का नैतिक बल जिसने देश को आजादी के लिए एकजुट किया, नेहरू की आधुनिक सोच जिसने भविष्य का विजन दिया, और अंबेडकर की कानूनी और सामाजिक दृष्टि जिसने उस विजन को एक ठोस संवैधानिक ढांचा दिया। तो ये थी एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी। 2 साल, 11 महीने और 17 दिनों के संघर्ष के बाद भारत को सिर्फ एक रूल बुक नहीं मिली। नहीं, उसे एक ऐसा मूल्य तंत्र मिला जो आज भी हमें एकजुट रखता है। एक ऐसा दस्तावेज जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा करता है। और जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने याद दिलाया था, इस दस्तावेज की सफलता हम नागरिकों पर निर्भर करती है। ये एक विचार छोड़ जाता है। हाँ, संविधान ने हमें अधिकार तो दिए, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी दी है। ये दस्तावेज अतीत का भविष्य से किया गया एक वादा है। और सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब उस वादे को कैसे निभा रहे हैं।